करते हैं जिनका नाम है पूजा गावंडे। ये हमारी स्टूडेंट थी 2016 और 17 की। ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट नागपुर से है और इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद इन्होंने काम किया है हायर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड फेलो विद तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी में। और इनका सपना है कि ये आगे जाके पीएचडी करे और हायर स्टडी करके जो मार्जिनलाइज वुमेन है उनको हेल्प करे। तो हम इनवाइट करते हैं हमारे नेक्स्ट एलुमनाई को, पूजा गावंडे। जय भीम टू एवरीवन। मेरा नाम पूजा है और मैं महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं से अमरावती यूनिवर्सिटी से किया है और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से कंप्लीट किया। क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी है और हम आज एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि क्या ऐसी कौन सी ऑब्स्टेकल्स है जिसके वजह से हम लड़कियां स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आती है और वो क्यों हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाती। इसके पीछे सबसे पहले रीज़न ये है कि हमारे घर में बचपन से हमें गाइडेंस करने वाला कोई नहीं रहता। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और ना ही हमारे रिश्तेदारों में से ऐसा कोई होता है जिसे हायर एजुकेशन के बारे में कुछ पता हो। तो जबकि मैं हमेशा से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, तो मुझे लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमेशा से मुझे घर में गाइडेंस करने वाला मेरे फैमिली में कोई नहीं था। तो मैं स्कूल में इंग्लिश में पढ़ती थी और जब मैं घर में आती थी तो मुझे घर में पढ़ाने वाला कोई नहीं रहता था। तो यही जब मेरी बहन की बारी आई तो मैं उसे पढ़ा देती थी क्योंकि मैं उससे बड़ी थी, लेकिन जब मुझे पढ़ाने की बात आती थी तो ना घर में ना घर के आजू बाजू या कहीं पर भी कोई ऐसा रहता था जो मुझे बता पाए कि किस तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन है उसमें सिर्फ आप स्कूल के भरोसे ही नहीं पढ़ सकते, आपको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या आपके माँ बाप एजुकेटेड होने चाहिए जो उस गैप को फुलफिल कर सके। उसके बाद मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड तक अपना साइंस में कंप्लीट किया और 12th स्टैंडर्ड के बाद मुझे इतना नहीं पता था कि कौन सी फील्ड है। ऐसा लगता था कि अगर आप सिर्फ दो ही चीज़ें पता थी, एक तो आप डॉक्टर बन सकते हो या तो आप इंजीनियरिंग बन सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग का ज़्यादा ट्रेंड था, तो हर कोई यही बोलता था कि आप जाके इंजीनियर बन जाओ। लेकिन मुझे थोड़ा सोशल साइंसेस के बारे में पता था, तो मैंने बीए कंप्लीट किया अमरावती यूनिवर्सिटी से। अब बीए जब भी मैं बीए करती थी तो मुझे सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी या एक ही उसके करियर के बारे में पता था कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट बन सकते हो या आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो अगर आप बीए लोगे। आगे उसके बारे में गाइडेंस करने वाला बहुत ज़्यादा कोई नहीं था। तो मैंने 2016 में नालंदा में एडमिशन ली थी। मैं यहाँ की एल्यूमनाई हूँ और यहाँ पर आने के बाद हमको अनूप सर और जो भी बाकी के लोग थे वो हमको बताते थे कि टिस क्या होता है, जेएनयू क्या है, एचसीयू क्या है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता था कि वहाँ पे क्यों जाना चाहिए। लेकिन जब हम वहाँ से आए हुए एल्यूमनाई को देखते थे, जब हम उनका स्ट्रगल देखते थे, जब हम जैसे ही वो लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाते थे वो और जब वो वापस आते थे उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहता था। तो ये चीज़ें मुझे हमेशा फैसिनेट करती थी कि अरे ऐसा क्या होता है कि आप जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो ऐसा क्या होता है कि आप सडनली थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा आप लोगों को गाइड कर सकते हो, ऐसा क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में गई थी और जब मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा तो तब पता चला कि नहीं, हायर एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है कि हमें जॉब्स मिलेगा, बट हायर एजुकेशन का मतलब ये भी है कि हमारी स्किल्स इम्प्रूव होगी, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ हमें एक एक्सपोजर मिलेगा जो शायद सिर्फ जॉब करके हम सबको नहीं मिल पाता। एक और रीज़न ये है कि हम बहुत सारे हम में से ऐसे फैमिलीज से आते हैं जिसकी फाइनेंशियल जिनको बहुत सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है। तो हमें हमेशा यही बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम ग्रेजुएशन करो और एक जॉब ले लो, उसके बाद हायर एजुकेशन क्या है, रिसर्च क्या है, पीएचडी क्या है, ये इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं रहती। और क्योंकि हम लड़कियां हैं तो हम पे हमारे ऊपर एक मैरिज का भी बोझ रहता है, प्लस पेरेंट्स भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सिर्फ एजुकेशन लो और जॉब करो लेकिन इंडिपेंडेंट मत बनो। तो जो आइडिया ऑफ एजुकेशन है हमारे लिए वो बहुत लिमिटेड किया गया है, दैट इज़ टू गेट जॉब। बट ये नहीं बताया जाता कि एजुकेशन का और इंडिपेंडेंस का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंकिंग है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी
तो वहाँ पे हमारे जैसे ही बहुत सारी लड़कियां भी थी, बहुत सारी अलग अलग फैमिली से, अलग अलग बैकग्राउंड से लड़कियां लड़के सब लोग वहाँ पे आते थे। लेकिन जब हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाते थे, कहीं ना कहीं हमारे हार्डवर्क को उतना रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता था। हमारा जो भी हार्डवर्क रहता था उसे या तो शॉर्टकट या फिर ऐसे बोला जाता था कि तुम ऐसे ही यहाँ पे पहुँच गए हो। तो इन चीज़ों की वजह से एक तो बहुत कम लड़कियां हमारे कम्युनिटी में से हायर एजुकेशन में जा पाती है, और जो भी वहाँ पे पहुँचती है वहाँ पर इन सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, चाहे वो कास्ट के वजह से हो, चाहे वो जेंडर के वजह से हो, चाहे वो हमारे कल्चर के वजह से हो, या क्लास, हमारा जो क्लास बैकग्राउंड है उसके वजह से हो, इन चीज़ों की वजह से जो भी लिमिटेड लड़कियां वहाँ पर पहुँच जाती है उन्हें वहाँ पे टिकने नहीं दिया जाता। और आप देखोगे कि इसीलिए जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का, जो स्पेशली एस सी एस टी ओबीसी बैकग्राउंड की, वो बहुत ज़्यादा है। लड़कों के भी कंपैरिजन में जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अ, तो उसके बाद जब मैंने तो ये सारी चीज़ें मैंने यूनिवर्सिटी में जाके फेस की, और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये होता है कास्ट, ये होता है जेंडर। उसके पहले मुझे बहुत ज़्यादा कास्ट के बारे में पता नहीं था। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, प्रोफेसर्स का एटीट्यूड देखने के बाद, जो कॉलीग हमारे जो भी फ्रेंड्स रहते हैं उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, वो सब समझने के बाद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं कास्ट के ऊपर वो थोड़ी बहुत बनी और थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई। उसके बाद मैंने 1 साल तक एजुकेशन सेक्टर में काम किया, जहाँ पर मुझे तेलंगाना में जो रूरल एरिया है वहाँ की लड़कियों को, जो एससी जो ट्राइबल लड़कियाँ रहती है, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। तो ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि जब वो लड़कियां मुझे खुद से मुझको कंपेयर करती थी, क्योंकि मेरी और उनकी उम्र एकदम सेम थी, तो कहीं ना कहीं उनको हमेशा खुद के ऊपर एक डाउट आता था कि क्या हम इस लायक है या नहीं है कि हम हायर एजुकेशन में जा सके, जो डाउट हमें आता था जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे। और इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारी जो स्किल्स हैं, हम कहीं ना कहीं बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमारी जो स्किल्स है वो बहुत कम है। और जब हम देखते हैं कि हमारी एज की दूसरी लड़कियां, हमारी एज के दूसरे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते और हम नहीं बोल पाते, वो लोग स्टेज पे जाके बात कर सकते अच्छे से, हम नहीं कर पाते, उन लोगों को रिसर्च करना आता है, उन लोगों को कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब उनके लिए बहुत ईजी चीज़ें हैं। लेकिन यही चीज़ जब मुझे नहीं आती और मैं अपनी एज के किसी इंसान को देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगेगा कि अरे नहीं, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ पे रह सकूँ या नहीं रह सकूँ। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाता है, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है या हम मेहनती नहीं है, हम उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारा जो नॉलेज है कहीं ना कहीं इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि हमने वो प्रॉब्लम्स खुद एक्सपीरियंस की है, ना सिर्फ कि हमने वो प्रॉब्लम सिर्फ किताबों में या इंटरनेट पे पढ़ी है, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग भी उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि हम स्किल्स के मामले में थोड़ा कम पीछे रह जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो डिजिटल स्किल्स हो, चाहे वो कोई और स्किल्स हो, हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारे पर्सनालिटी के ऊपर वो गिर जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं एजुकेशन हमें, हायर एजुकेशन जो है वो सिर्फ हमें जॉब ही नहीं दिलवाएगा, वो हमारी स्किल्स इंप्रूव करेगा, वो हमें एक्सपोजर देगा और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा पर्सनालिटी के अंदर। स्पेशली क्योंकि हम लड़कियां हैं, तो हमें हमेशा यही रियलाइज़ करवाया जाएगा। तो अगर हम सब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, पहले के कंपैरिजन में हमारे पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जो मेरे अंदर आए हैं। और शायद मैंने अपने भी बहुत सारी मेरी भी फ्रेंड्स है उनके भी अंदर देखा है। और मैं अपना जो मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो, क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लाइफ में, जो जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, वो ये कि उनका जो भी चेंज था वो उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया। उनके अपने हस्बैंड ने उन्हें पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि किसी और को उन्होंने बताया कि पहले तुम बदलो फिर मैं बदलूंगा, जो बाकी रिफॉर्मर्स के इसमें हम नहीं देख पाते। और वो लोग पहले ऐसे थे जिन्होंने सारी चीज़ें अपने घर से स्टार्ट की थी। तो कहीं और ये एक थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि जो एजुकेशन है या जो सावित्रीबाई फुले का पूरा काम है, वो सिर्फ ये नहीं था कि हम एजुकेशन देंगे, बट अगर आप उनकी अपनी पर्सनालिटी को देखेंगे तो बिना किसी से डरे या बिना किसी की चिंता किए कि वो कोई सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ।
तो कहीं न कहीं ये 2 चीज़ें थी जिसके वजह से मैं सावित्रीबाई फुले उनके लाइफ से ये 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। और यही 2 चीज़ों के कहने के बाद मैं अनूप सर और नालंदा अकेडमी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूँ। तो यही बोल के मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू पूजा, आपने आपकी जर्नी बताई। थ्रू द ऑब्जर्वेशन आपने कंपैरिजन करके आपको समझ में आया कि कैसे डिफरेंसेस होते हैं, और आपने ये भी माना कि आपको गाइडेंस का कितना मतलब कितना आप ढूंढने के भी बाद भी नहीं मिला, और एक नालंदा आपको गाइडेंस के मतलब एक रोल मॉडल की तरह मिली। धन्यवाद, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया।